जय हिंद। अगले 10-12 दिनों में 16 आईपीओ आ रहे हैं। 16 आईपीओ, 2 मेन बोर्ड आईपीओ आ रहे हैं, वहीं पे 14 एसएमई आईपीओ आ रहे हैं। किस में लगाऊं, किस में नहीं लगाऊं? इसमें लगाऊंगा तो अलॉटमेंट नहीं मिलेगी, और अलॉटमेंट मिलेगी तो उतना लिस्टिंग गेन नहीं होगा। बड़ा कंफ्यूजन है यार, क्या करा जाए? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूजन हम दूर कर देते हैं। हम एक एक आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस में देता जाऊंगा। डिटेल्ड एनालिसिस नहीं दूंगा तो 1 मिनट शॉर्ट्स दूंगा, 1 मिनट शॉर्ट्स नहीं दूंगा तो सिनॉप्सिस तो जरूर दूंगा ट्विटर, टेलीग्राम वगैरह पे। बट ट्राई करूंगा नॉलेज के साथ दिया जाए, चाहे 4 लाइन की हो, 5 लाइन की हो। ये नहीं कि भैया हाँ ठीक है, ओके गुड बाय, या डाला ही नहीं एनालिसिस। बता दो ना क्यों नहीं डाल रहे हो, क्यों नहीं लगा रहे हो। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. ट्रस्ट फिनटेक एसएमई आईपीओ आया है। क्वेश्चन ये है, ट्रस्ट करना है या नहीं करना? इस पे क्या लिस्टिंग गेन देगा या नहीं देगा, और देगा तो कितने लिस्टिंग गेन देगा, नहीं देगा तो कितने लिस्टिंग गेन नहीं दे सकता, या 2-4% में जाएगा और हमें नहीं लगाना। ये सब आज के डिटेल्ड एनालिसिस में हम लोग देखने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते हैं कि ट्रस्ट करना है या फिर नहीं करना है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ये एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स, ये भी आईपीओ के एनालिसिस में ऑलरेडी डाल चुका हूं। फिर उसके बाद हम लोगों ने टोटल मार्केट इंडेक्स देखा था, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फेड, अंडर वैल्यूड मेटल स्टॉक, ये वीडियो भी देख लेना। अब जरा एक बार बोर्ड की तरफ अगर स्ट्रक्चर मारा जाए तो यहां पर नमन इन स्टोर, ये भी हम लोग डाल चुके हैं। फिर उसके बाद ये देखो बैक टू बैक 26-28, 26-28, 26-28, 26-28, 26-28, बैक टू बैक 26-28 में ही आ रहे हैं। 26-28 में ही एनालिसिस आ रहे हैं। तो अब देखते हैं जरा, जो ये आया है ट्रस्ट फिनटेक, क्या ट्रस्ट करना है या नहीं करना है? स्टार्ट करते हैं बिजनेस मॉडल के साथ, समझते हैं क्या बिजनेस मॉडल ऐसा है जो सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। Incorporated in 1998, Trust Fintech Limited is a software development company that specializes in providing core banking software, IT solutions, ERP implementations, customized software solutions, SAP, BP, offshore IT services वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी भी है वो सब इनकी दुनिया है। सॉफ्टवेयर हो गया, बैंकिंग हो गया, IT सॉल्यूशंस वगैरह हो गया। आगे बढ़ते हैं। The company offers 10+ banking products for commercials, cooperative banks, financial institutions हो गया, GST compliance, accounting, billing, ये वो सबसे रिलेटेड, ATM reconciliations वगैरह, ये सबसे रिलेटेड इनके सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, और बाकी इन सब चीजों में डील करती है। तो एक चीज तो क्लियर है, ये इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो इनकी भी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। ठीक है, और इन्होंने क्या क्या मेंटेन करा हुआ है ये कॉलम भी पढ़ ही लेते हैं। द कंपनीज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ बैंकिंग सॉफ्टवेयर, और दूसरा हो गया सास। सास क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मतलब आपकी कोई मोबाइल ऐप हो गई, या उसमें मान लो कोई कस्टमाइजेशन करना है, वो सब। फ्लैगशिप प्रोडक्ट है ट्रस्ट बैंक सीबीएस के नाम से, और ये उन्होंने लिखा हुआ है। कहां कहां पे सर्विस देते हैं? इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, कैलिफोर्निया, गाम्बिया, तांजिया, घाना, लिबिया, वो सब ऑलमोस्ट मोर कंट्री, मतलब ये दिख रहा है 10-15 कंट्रीज में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। इंडिया में ही, बाहर भी चल रहा है। कितना लिखा हुआ है? 25 कंट्रीज में, तो 10 बोल रहा था, 25 कंट्रीज के आसपास इन्होंने यहां पर लिखा हुआ है। एज ऑफ नाउ बिजनेस मॉडल की बात करें तो डेफिनेटली अच्छा है। क्यों? बैंकिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है इनफैक्ट अपने आप में। तो ये तो क्लियर है कि इनका सेक्टर एवरग्रीन है जब तक इनकी सर्विसेज अच्छी हैं, क्योंकि यहां पे ना मेन रोल है सर्विसेज का है। सपोज करो कोई और भी बंदा है जो सर्विस दे रहा है, बट ये आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे, सपोर्ट नहीं दे रहे, या कस्टमाइजेशन नहीं कर रहे। वहीं पर जब ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और दूसरा बंदा दे रहा है, तो कस्टमर उसके पास जाएगा। कस्टमर कहेगा यार तुमको 4 बार कॉल कर लिया, 5 बार कॉल कर लिया, और यहां पर बैंकिंग से रिलेटेड है और तुम फ्रॉड वगैरह नहीं पकड़ पा रहे, तो ये तो एक ट्रबल की बात है। इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। डेट्स में वैसे देखना क्या है, यहां पर 26-28 ही आ रहा है। 26-28 3 दिन तक आईपीओ रहेगा। फिर उसके बाद अलॉटमेंट आएगी 2 तारीख को, रिफंड आएंगे 3 तारीख को, और 4 तारीख को यहां पर लिस्ट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जरा। फेस वैल्यू 10 रुपए रखी है, प्राइस बैंड रखा है 101 रुपए। हम अप्लाई करने वाले हैं इस पर, यानी 101 रुपए पे। या तो वो जो ऐसे बॉक्स बना आता है ना, उस पर टिक मार दो, यानी कंपनी जिस भाव पे तय करेगी वो है, वरना 101 लिख दो। मैं यूजुअली जहां पर क्या करता हूं, टिक मार देता हूं। 1200 का लॉट साइज हो गया। टोटल इशू कितना है? 63 करोड़। कंपनी कह रही है 63, जहां पर एसएमई आईपीओ है 15 करोड़, 20 करोड़ के ये कह रहे हैं, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, 63 करोड़ मांग रहे हैं, और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। ये तो पॉजिटिव बात है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आए जरा।
क्यूआईबी कैटेगरी 50% देंगे, रिटेल वालों को मिलेगा मैक्सिमम मिनिमम नॉट लेस देन, मतलब 35% तो आएगा ही आएगा, और एचएनआई को 15% आएगा ही आएगा। अब कई लोग ना एक चीज पूछते हैं, देखो ये जो कैटेगरी है दो, यानी कि क्यूआईबी को हटाकर रिटेल और एचएनआई कैटेगरी है जिसको एनएआई भी बोला जाता है, इन लोगों के लिए कोई लॉक इन नहीं है। एसएमई आईपीओ हो, मेन बोर्ड आईपीओ, आपने अप्लाई करा, आपको मिल गया, अब जिस दिन लिस्ट हो रहा है, जिस दिन छोड़ो जिस मूवमेंट लिस्ट हो रहा है 10 बजे भी बेच सकते हो, कोई आपको टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है बेटा, आप 10 बजे भी बेच सकते हो। क्यूआईबी कैटेगरी के लिए लॉक इन रहता है, क्यूआईबी कैटेगरी के लिए यहां पर लॉक इन रहता है, जैसा आप यहां पर पढ़ सकते हो। एंकर लॉक इन पीरियड कितना दिखाई दे रहा है, देखो 50% के आसपास, और बाकी 50% के लिए 90 दिन का, 30 दिन 90 दिन का। एक एक लॉट की जरा वैल्यूएशन देख ले कितनी है। 1,21,000 रुपए लगाओगे तो एक लॉट मिलेगा, यानी रिटेल कैटेगरी में 2 लॉट पे गए तो यहां पर आ जाएगा आपका 2,42,000 रुपए। ठीक है, एक बार प्रमोटर होल्डिंग्स पे नजर मारे जरा। चलिए जी, मिस्टर संजय हो गया, मिस्टर आनंद हो गया, मिस्टर मंदार हो गया, तो ये प्रमोटर्स वगैरह लेकर आ रहे हैं। शेयर होल्डिंग कितना है, 93%, पहले से भी थोड़ा सा डाइल्यूट था और डाइल्यूट करके लेकर आ गए 68.9 69% के आसपास। हमारी 3 कैटेगरी होती है, पहला 72 75, ये बेस्ट कैटेगरी है। नंबर 2 60% प्लस, ये सेकंड प्रायोरिटी है। थर्ड लास्ट प्रायोरिटी है 50% प्लस। 50% से नीचे जाए ना, समझ जाओ निकल जाओ, चाहे मेन बोर्ड आईपीओ हो, बट हाँ एफआईआई डीआईआई होल्डिंग देख लेना। इन कट शॉर्ट कहने का मतलब है पब्लिक होल्डिंग देखने का। तो ये तो हमारे सेकंड क्राइटेरिया, नियर टू थर्ड, फर्स्ट क्राइटेरिया ये 70%, ये अच्छी बात है। फाइनेंशियल्स पे आते हैं जरा, कितना बिजनेस करा है वो बताया जाए कि भाई कितना पैसा कमा रहे हो, कितना पैसा नहीं कमा रहे हो। स्टार्ट करते हैं फुल ईयर, ये हाफ ईयर मल्टीप्लाई बाय 2, मेरे हिसाब से थर्ड क्वार्टर भी दे सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसेट्स 15 करोड़ के एसेट्स 19 करोड़ हो गए, ऑलमोस्ट यहाँ पे 30% जंप दिखाई दे रहा है। 31 करोड़ हो गए, 50% जंप दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे होगा 40 करोड़ के आसपास। तो 15 का 40 करोड़ हो गया 2.5 साल में, ग्रोथ तो अमेजिंग है। रेवेन्यू 24 करोड़ 18 करोड़ रेवेन्यू में ड्रॉप आया, और यहां पर कोविड थोड़ा बहुत था, ऐसा नहीं है कि नहीं था, क्योंकि अप्रैल मई के आसपास कोविड वगैरह था, राइट। 2021 में वापस जाओ, 3 साल पहले वेव 2 जब आई थी, तो 24 का 18 से वापस 22 करोड़ हो गया, अब वापस 18 करोड़, तो राउंड ऑफ में अगर बैलेंस भी करा जाए तो ये हो गया ऑलमोस्ट 36 करोड़ के आसपास। इस साल से इस साल में दिखाई दे रही है 60% ग्रोथ है। प्रॉफिट 2 करोड़ का प्रॉफिट, 24 करोड़ के आसपास। मार्जिन कितने हैं, मार्जिन हार्डली 5% भी छोड़ो, मार्जिन यहां पर बने 1% के आसपास, 1% मार्जिन बना यहां पर, तो यार 1% मार्जिन के आसपास चल रही है कंपनी। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया 18 करोड़ पे 133 करोड़, 133 लाख है, सॉरी 133 लाख है, तो ये हो गया 1 करोड़। मार्जिन भी ड्रॉप हुए, फिर उसके बाद वापस 4 करोड़ और 7 करोड़, तो यहां पर 7 करोड़ के हिसाब से ऑलमोस्ट 39-40%, राउंड ऑफ में 40% ले लेते हैं, 40% के आसपास मार्जिन है। दैट्स अ हैंडसम मार्जिन, बहुत ही अच्छा मार्जिन है, जिस हिसाब से वापस से इन्होंने ग्रोथ करी है, जिस हिसाब से वापस से इन्होंने पिकअप किया है। रिजर्व्स एंड सरप्लस देखिए जरा, 8 करोड़ 9 करोड़ 22 करोड़ 29 करोड़, रिजर्व्स में भी एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दी है, ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स हो गए। बोरोइंग्स की तरफ देखते हैं, और बोरोइंग में देखो माइनस लगा हुआ है, अब ये पहली बार दिखाई देगा तो इसका क्या मतलब है वो भी बताता हूं। -44 लाख वापस बढ़ के हो गया 1 करोड़ के आसपास, -3 लाख, -34 लाख। माइनस का मतलब क्या है, मान लेते हैं इस कंपनी में बोरोइंग्स थी इतनी 118, तो इन्होंने 118 बोरोइंग्स थी, तो इन्होंने क्या करा होगा 121 पे करा होगा, तो 118 तो यहां से माइनस हो गई। बैलेंस जो 3 लाख बचा वो भी आउटस्टैंडिंग है, इन्होंने एडवांस में पे कर दिया सामने वाले को। मतलब सपोज करो आपने माल लिया, आपको वापस उस बंदे को माल लेने के बाद देने हैं 118, मतलब 1 करोड़ 18 लाख रुपए, तो इन्होंने क्या करा 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 21 लाख दे दिए, एडवांस में 3 लाख दे दिए, रख ले यार बाद में सेटल कर लेंगे। तो इस वजह से बोरोइंग जो है वो माइनस में है, एंड दैट्स अ गुड साइन, दैट्स अ गुड साइन। वापस आते हैं, ये भी देखेंगे पैसा किस लिए उठा रहे हैं, कहां यूज करेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी 23%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28%, फिर उसके बाद रिटर्न ऑन नेटवर्थ 27, रेशियोज तो काफी अच्छे हैं। बेस्ट पार्ट क्या है, प्राइस टू बुक वैल्यू ओनली 2 टाइम्स, 1.9 2 टाइम्स के आसपास। पैट मार्जिन 40, ये तो पैट मार्जिन अच्छे हैं, और यहां पर स्टार मार्क कर देते हैं। बट यहां पर ना एक चीज कॉशियस करने वाली बात है, देखो पैट मार्जिन डेफिनेटली हाई है,
बट क्वेश्चन ये है क्या ये पैट मार्जिन सस्टेन करेगा, मतलब क्या आगे भी 40% से ग्रो करेगा या वापस से थोड़ा थोड़ा ऐसे आ जाएगा 15% 20% के आसपास आ जाएगा। तो ये यहां पर कॉशियस वाली बात है। पैसा किस लिए उठा रहे हैं देखते हैं जरा। टू सेटअप एडिशनल डेवलपमेंट फैसिलिटी, इंस्टॉलमेंट ऑफ फिट आउट्स एंड इंटीरियर डिजाइन वर्क्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन प्रोक्योरिंग हार्डवर्क एंड अपग्रेडिंग इंफ्रा, फंडिंग केपेक्स एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एनहांसमेंट मेंटेनेंस अपग्रेडिंग टू मीट एंड ग्लोबल डेवलपमेंट, सेल्स मार्केटिंग एक्सपेंस वगैरह, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल के लिए उठा रहे हैं, ये जो मार्केटिंग एक्सपेंस वगैरह आ गए, फंडिंग करने वाले हैं, मेंटेनेंस अपग्रेड करने वाले हैं, तो ये तो काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। वापस आ जाते हैं जी अपने के क्रक्स पे। कट शॉर्ट नंबर 1, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, क्यों? बैंकिंग फाइनेंस ग्रो कर रही है तो इनका काम भी ग्रो कर रहा है, जो हमें एसेट से पता चल गया, रेवेन्यू से पता चल गया। एक आधा साल में डिप भी आया था पर वापस से रिकवर कर लिया, मार्जिन अच्छे हैं, प्रमोटर होल्डिंग्स अच्छी हैं, प्रॉफिट वापस से अच्छा है, प्राइस टू बुक वैल्यू प्री आईपीओ सिर्फ 2 टाइम्स के आसपास है। यहां तक से तो देख के डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। अब आ जाते हैं इस पर, 101 रुपए का प्राइस बैंड है, 1200 शेयर लेकर आ रहे हैं, कितना चाहिए? 63 करोड़ रेस कर रहे हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन कितना होगा, लिस्टिंग गेन कितना होगा? देखो 63 करोड़ अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या है, अगर आप ये टेबल देखोगे तो टेबल सिर्फ 26-28 की नहीं है, यहां पर प्रॉब्लम क्या है वो देखना। देखो 21-26 इसका पैसा फ्री नहीं होगा, नमन इन स्टोर 22-27 इसका पैसा फ्री नहीं होगा, जी कनेक्ट 26-28 26-28 26-28 26-28 यहां तक पैसा फ्री नहीं होने वाला। फिर उसके बाद 27-27 यहां पर भी प्रोबेबली प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर 27-28 को मार्केट ऑन है बट 29, 30, 31 को मार्केट क्लोज है, ये एक प्रॉब्लम आएगी। तो फंड्स यहां पर काफी सारे यूटिलाइज होने वाले हैं, जिसकी वजह से ओवर सब्सक्रिप्शन हिट करेगा। मैं यहां पर जो ओवर सब्सक्रिप्शन दूंगा वो दूंगा 50 टाइम्स के हिसाब से, 40% के आसपास मार्जिन से ग्रो कर रही है, 2 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू, दिखाई देता है कि ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, जो यहां पर समवट अराउंड 30-45% लिस्टिंग गेन देकर जाएगा, 30 से 45% के आसपास लिस्टिंग गेन देकर जाएगा। ट्रस्ट फिनटेक डेफिनेटली ट्रस्ट कर सकते हैं, जो हमारा मेन क्वेश्चन था स्टार्टिंग में वीडियो के, मैं डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूं मल्टीपल डीमैट अकाउंट वगैरह से। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।